हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो विजिबल हैं आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना। राइट। प्लांट हो या एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स, अगर आप उनका एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर रहे हो तो इस स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। मॉर्फो मतलब ही होता है एक्सटर्नल और लॉजी मीन्स स्टडी होता है। राइट। नेक्स्ट, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में आते हैं कि फ्रॉग की बात की जा रही है। तो फ्रॉग का यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम जो है वो राना टिग्रीना दिया हुआ है। ठीक है। तो फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है? राना टिग्रीना। और हैबिटेट की बात करें तो लैंड और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मतलब जो राना टिग्रीना यानी कॉमन इंडियन फ्रॉग, ये फ्रेश वाटर और ज़मीन दोनों पर मिलेगा आपको। फाइलम कॉर्डेट है, क्लास एम्फीबिया, इसीलिए इनको हम लोग डुअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ज़मीन और पानी पर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। जीनस राना है, स्पीशीज़ टिग्रीना है, यानी कॉमन इंडियन फ्रॉग। राइट। बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं होता है, चेंजेबल होता है, इसीलिए इनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं होता है कि खून ठंडा होता है बर्फ़ की तरह से, आइस की तरह से, बिकॉज ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, वेरिएबल होता रहता है। ध्यान समझिएगा। जैसे ह्यूमंस की बात करें और मैमल्स और बर्ड्स की बात करें तो उनको हम लोग होम्योथर्म्स कहते हैं या वार्म ब्लडेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर अगर ले आइडियली हम लोग देखें तो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो या बारिश का मौसम हो, टेम्परेचर 37 ही मेंटेन करती है बॉडी। राइट। अगर बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर बॉडी के तो हाइपोथर्मिया के चांसेस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है बॉडी के तो हाइपरथर्मिया के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर यानी कि एक तो एम्फीबियंस, दूसरे रेप्टाइल्स, दे आर द कोल्ड ब्लडेड, इवन फिशेस। राइट। नेक्स्ट है एबिलिटी टू चेंज द स्किन कलर। तो स्किन में पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये अपने स्किन के कलर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कैमोफ्लाज भी कहते हैं, यानी मिमिक्री करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, जिससे ये अपनी प्रीडेटरी एनिमल्स से बच जाते हैं। ठीक है। अगर लीफ पे बैठे हैं तो लीफ के कलर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी कलर को भी चेंज करते हैं ताकि जो इन पे अटैक करने वाले एनिमल्स हैं वो इनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, जब बहुत ज़्यादा समर का सीज़न होता है, बहुत ही ज़्यादा अगर आपको समर का सीज़न दिख रहा है, बहुत ज़्यादा विंटर का सीज़न दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी है, तो उस दौरान आपको मेढक जो है यानी फ्रॉग जो हैं वो नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं। टू अवॉइड एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज। तो बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो ये मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा गहराई में बिल बनाते हैं। बरो मीन्स बिल बनाना, बिल होता है एक्चुअल में, और वहाँ पर ये अपनी जान बचाते हैं। तो उस दौरान जब ये इनएक्टिव पीरियड में चले जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं एस्टिवेशन, यानी समर स्लीप। गर्मियों के सीज़न में जब ये इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं तो इसे बोलते हैं एस्टिवेशन। वही विंटर स्लीप को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है। ठंड में अगर ये यही प्रोसेस को दोहरा रहे हैं, इनएक्टिव मोड में चले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। अब आगे आते हैं मॉर्फोलॉजी। एक जनरल मॉर्फोलॉजी तो क्या होती है उन्होंने देखा। स्किन जो होती है स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू द म्यूकस। ठीक है। इसका मतलब क्या है? म्यूकस का लगातार जब सिक्रीशन होता है तो बॉडी मॉइस्ट होती है, इसका इनको फ़ायदा भी मिलता है। तो जो डॉर्सल बॉडी कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, जबकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इर्रेगुलर स्पॉट्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, जबकि वेंट्रल साइड का जो पार्ट होगा वो पेल येलो कलर का होगा। राइट। डॉर्सल बॉडी सरफेस क्या? ऑलिव ग्रीन है विथ डार्क स्पॉट्स। ये स्पॉट्स का कोई रेगुलर शेप नहीं, रेगुलर शेप हो सकता है, जबकि वेंट्रल साइड देखें तो ये कलर कैसा आपको दिखेगा? पेल येलो। आगे लिखा है फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब वाटर बाय स्किन। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो फ्रॉग जो है पानी नॉर्मली नहीं पीते हैं, लेकिन उसी पानी की कमी को ये अपनी स्किन के थ्रू पूरा करते हैं, यानी सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सराउंडिंग मीडियम से।
ना बॉडी डिवीज़न की बात करें तो या बॉडी में कितने पार्ट्स हैं उनकी बात करें तो बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में। दो मेन पार्ट हैं, एक तो हेड वाला पार्ट हो गया, दूसरा ट्रंक वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा नेक एंड टेल जो होती है क्लियरली यहाँ पर आपको एडल्ट फ्रॉग में एब्सेंट होगी। एक पेयर नॉस्ट्रिल होती है जो कि अबव द माउथ प्रेजेंट होती है, जो इनटेक ऑफ एयर में मदद कर रही है, नॉट एक्सचेंज ऑफ एयर में बट इनटेक ऑफ एयर में। नोज पोर जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज़ द नॉस्ट्रिल। आइज जो होती है उभरी हुई होती है, बल्ज जो होती है एंड कवर्ड बाय निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स इन वाटर। तो वाटर में क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। जैसे ह्यूमन में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो दिस इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई रोल नहीं है। बट ऐसे एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं या पानी में रहते हैं, काफ़ी अपना समय गुजारते हैं, वहाँ पे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का रोल अपना है। ईयर के फॉर्म में यहाँ पे केवल मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होती है, कोई एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा और प्रेजेंट ऑन आइदर साइड बाई आइज, साइड के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं। लिम्स दो पेयर होते हैं, फोर लिम और हैंड लिम, जो कि मदद करते हैं बरोइंग में, लीपिंग में एंड वॉकिंग में, चलने में मदद करते हैं। हैंड लिम्स जो है यानी पिछले पैर जो हैं उसमें 5 डिजिट्स होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं जो कि लार्जर होती हैं और मस्कुलर होती हैं। वहीं फोर लिम की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 डिजिट मिलेंगी, 4 उंगलियां होंगी। फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो फीट की जो डिज़ाइनिंग होती है वेब्ड होती है, जैसे बत्तख में या डक में आप देखेंगे वेबिंग पाई जाती है जो कि मदद करती है इनको तैरने में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है जो फ्रॉग होते हैं। मेल फ्रॉग हैव कॉप्यूलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम एंड साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड। तो ख़ास बात क्या, मेल फ्रॉग को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है फोर लिम का, अगले पैर का, पिछले पे हिंड लिम का नहीं, फोर लिम का, जहाँ पे सिर्फ केवल 4 डिजिट पाई जा रही हैं, उनमें कॉप्यूलेटरी पैड पाया जाता है। ध्यान देना है, कॉप्यूलेटरी पैड पाया जाता है। और इसके अलावा इनमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं, जिससे आपने सुना टर टर करके आवाज़ निकलती है, जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं फीमेल फ्रॉग को। तो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी। ध्यान ये देना है कि जो अपडेटेड सिलेबस है एनसीईआरटी का 2023 और 2024 या आगे के लिए शायद हो जाए, बट 2023 और 2024 के लिए जो सिलेबस है उसमें पहले तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉकरोच के बारे में भी पढ़ना होता था, इसके अलावा अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ना होता था, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ यानी कि टिश्यू जो मैमल्स में या ह्यूमंस में पाए जाते हैं उनके बारे में भी स्टडी करनी होती है। लेकिन अपडेटेड सिलेबस में क्या किया गया है कि केवल फ्रॉग को इंक्लूड किया गया, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हमको और थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल स्टडी हमको पढ़नी है, राइट। अब आगे आते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर फ्रॉग का बात करें तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दो मेन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या क्या मिल रहा है, माउथ है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है थ्रू द आउटसाइड बाय अपर्चर विच इज़ कॉल्ड द क्लोका। तो क्लोका जो एक स्ट्रक्चर है ये आपको बर्ड्स में मिलेगा, रेप्टाइल्स में भी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो लिवर, पैनक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में पाई जाती है। फ्रॉग जो होते हैं वो नॉर्मली कार्निवोर्स होते हैं और इनके इंटेस्टाइन की साइज़ इसी वजह से क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, शॉर्ट होगी, बिकॉज दे आर द कार्निवोर्स। माउथ ओपन्स into buccal cavity and the short esophagus through a pharynx। तो जो माउथ होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है और देन ओसोफेगस में थ्रू अ फेरिंग्स। तो आगे आते हैं इसके। देन ओसोफेगस जो है वो ओपन होता है स्टमक में, जो कि कंटिन्यू करता है इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, और फाइनली ओपन टू आउटसाइड थ्रू द क्लोका। बहुत डिटेल स्टडी नहीं करनी है, एक जनरलाइज स्टडी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी हैं, लिवर है जो कि सिक्रीट करती है बाइल, जो कि स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। वहीं पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस को।
नाउ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कैसे डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो जो बाइल्यूब्ड टंग है वो कैप्चर्ड करता है फूड को या भी जो भी प्रीडेटरी इंसेक्ट्स इनके लिए हैं जिनको ये खाते हैं। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस और HCl जो कि फूड को डाइजेस्ट कर देता है, किसमें, काइम में, मतलब पार्शली या इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड। देन इसको ट्रांसफ़र किया जाता है इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये काइम जिसे हम लोग पार्शली डाइजेस्टेड फूड कह रहे हैं ये फुल्ली डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। तो फुल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का, जैसे कि ह्यूमन के केस में देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है या मैमल्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है इसको पास कर दिया जाता है टू द आउटसाइड थ्रू द क्लोकल अपर्चर, जिसके बारे में भी थोड़ा देर पहले मैंने बात आपसे की थी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं रिस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। तो रिस्पिरेशन किस तरह से होता है, चूँकि जो हमारा फ्रॉग है वो पानी और ज़मीन दोनों पे ही रहता है, तो दोनों जगह इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ईजिली रिस्पायर कर सके। जैसे एक्वेटिक कंडीशन की बात करें तो स्किन एक्ट एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इस प्रोसेस को हम लोग क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी कहते हैं कि सीधे सीधे स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है विद इन द वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द सिंपल डिफ्यूज़न। तो सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है जिससे ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है इन द बॉडी थ्रू द स्किन। जबकि ज़मीन पर बात करें अगर, ऑन द लैंड बक्कल कैविटी स्किन एंड द लंग्स एक्ट एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। चूँकि स्किन ऑलरेडी मॉइस्ट होती है, भी उन्होंने पढ़ा है कि वहाँ म्यूकस का सिक्रीशन होता है। आप ऊपर जाके या स्किप करके थोड़ा सा पहले जाके वीडियो में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी स्किन और लंग्स तीनों ही हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, जहाँ पे जैसी आवश्यकता है जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से वर्क होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं लंग्स पे। एक पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो इनका कलर पिंक होता है, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पिंक कलर के होते हैं, लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। ठीक है, कहाँ पर आपको दिखता है, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक जिसे हम लोग थोरैक्स कहते हैं। मैं इसमें वीडियो एडिट करके लगा दूंगा, इवन मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, NCERT का जो पिक्चर दिया होगा वो भी लगा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स को हम लोग ने डिस्कस नहीं किया डायग्राम को। तो एयर एंटर करती है नॉस्ट्रिल में, देन बक्कल कैविटी, देन सीधे चली जाती है कहाँ पे, लंग्स में। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप होता है और इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। नाउ हार्ट की बात करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो हार्ट जो होता है अपर पार्ट में लोकेट करता है और 3 चैम्बर होगा। ज़्यादातर जो भी एम्फीबियंस आपने पढ़े हैं, ऑल एम्फीबियंस हैड द 3 चैम्बर हार्ट्स, जिसमें 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। हार्ट इज़ कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कवरिंग बना रही है। जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर एक प्रेजेंट है इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। साइनस वेनोसस रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेना कावा। तो साइनस वेनोसस में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, वेना कावा से आता है। वेना कावा इज़ द लार्ज ब्लड वीन्स जिसके अंदर एक्चुअल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल जो है वो ओपन होती है एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं हम लोग, कोनस आर्टेरियोसस। आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड को सारे ही बॉडी पार्ट्स में, विच एक्चुअली अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखिए तो जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, वेंट्रिकल एक ही यहाँ पर पाया जा रहा है और उस वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्सअप हो जाता है। फाइन। आर्टरी सप्लाई, अगेन यहाँ पे फिर से देखते हैं, आर्टरी सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट्स। तो आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड की सप्लाई करना सारे बॉडी पार्ट्स को, जबकि वेन्स का काम क्या है, अगेन ब्लड को कलेक्ट करना और फिर लेकर पहुँचाना कहाँ पर, हार्ट को।
नेक्स्ट इसके बाद आते हैं दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दिया है, बहुत डिटेल नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, कि ब्लड इंटेस्टाइन से सीधे हार्ट को ना जाके लीवर को जाता है, देन लीवर से अगेन हार्ट को जाएगा। तो इस पोर्टल सिस्टम को हम लोग रीनल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। देन रेनल पोर्टल सिस्टम है जहाँ पे वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन द किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। अब आते हैं ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी यहाँ पे मौजूद होते हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगी, ह्यूमंस या मामल्स के केस में अगर हम लोग देखें ज़्यादातर तो वहाँ पे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है और हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को, साथ ही साथ वेस्ट को। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है इन द लंग्स वाले पार्ट में, और फिर धीरे धीरे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन को, राइट। अब इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो लिम्फ है एक्चुअली ये कलरलेस फ्लूइड होता है। तो ओवरऑल जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं और लिम्फ नोड्स हैं। तो लिम्फ इज़ द कलरलेस फ्लूइड एंड डिवॉइड ऑफ आरबीसी एंड फ्यू प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स नहीं होती हैं, बट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं, यानी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको हम लिम्फ नाम भी देते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो फ्रॉग में है उसमें किडनी है, यूरेटर है, सॉरी यूरेटर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, यूरेटर है, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है और साथ ही साथ एक क्लोकल अपर्चर भी है। क्लोकल अपर्चर एक्चुअली कॉमन अपर्चर है, इसमें और भी ओपनिंग ओपन होती हैं। नाउ फ्रॉग जो है ये यूरियोटेलिक होता है, यानी कि यूरिया का एक्सक्रीशन करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ किडनी की बात करें तो जो किडनीज हैं पेयर में हैं और दीज आर कंपैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो बैकबोन है उसके आइदर साइड में आपको दिखाई देंगी। किडनी में नेफ्रॉन्स होती हैं, ये जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। एक्चुअली नेफ्रॉन्स आर द यूरिनिफेरस टिब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। In male frog, two ureters act as a urinogenital duct and open into cloaca, while in female frogs, both ureters and oviducts separately open into the cloaca. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग है जो कि ओपन कर रहे हैं सेपरेटली क्लोका में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पे जो यूरेटर है वो एक्ट कर रहा है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब इसके थ्रू यूरिन भी रिलीज हो रहा है और स्पर्म भी रिलीज हो रहा है, जो कि ओपन हो रहा है थ्रू द आउटसाइड बाय द क्लोका। यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल होता है और ये भी ओपन होता है कहाँ पे, क्लोका में, मतलब यूरिन जो पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया वो क्लोका के थ्रू ही आउटर इन्वायरमेंट में जा रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको बस ध्यान रखना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है दिस इज अचीव बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है और ये सीधे सीधे रिलीज़ करती हैं हार्मोन को ब्लड सर्कुलेशन में। कॉमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पर कौन कौन सी है, पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइलेट्स यानी पैनक्रियाज में पाई जाने वाला जो एंडोक्राइन पोर्शन है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसके अलावा गोनैड्स में टेस्टिस और ओवरी आ जाएंगे। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करते हैं फ्रॉग में। तो फ्रॉग में जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और इसके अलावा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलेंगी। क्रेनियल नर्व्स एराइज होती हैं ब्रेन से, जबकि स्पाइनल नर्व्स एराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। टोटल यहाँ पर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जो ब्रेन होता है वो लोकेट करता है एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, बोनी स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड द क्रेनियल कैविटी और द ब्रेन बॉक्स ऑफ द क्रेनियम। तो ये ध्यान रखना है। नाउ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं, ध्यान
से जानते हैं हम लोग, इसके बारे में पता भी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपको क्या क्या मिल रहा है, ऑल्फैक्टरी लूब है, ऑल्फैक्टर लिखा हुआ है एक्चुअल में, ऑल्फैक्टरी लूब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफ्लॉन। मिड ब्रेन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ऑप्टिक लूब्स, वहीं हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला और ऑब्लिंगेटा आता है, राइट। नाउ सेंसरी सिस्टम इन द फ्रॉग्स। देखिए हम लोग सिर्फ जनरल स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉग की डिटेल स्टडी नहीं करनी है, तो जो बेसिक कीवर्ड्स यहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे सेंसरी पैपिला प्रेजेंट होता है जो कि ऑर्गन ऑफ टच का काम करता है स्किन के अंदर, वही ऑर्गन ऑफ टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ स्मेल के लिए नेसल एपिथीलियम है। ऑर्गन ऑफ विज़न के लिए आइज़ प्रेजेंट होती है, वहीं हियरिंग के लिए, सुनने के लिए टिम्पैनियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विथ इंटरनल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स यानी ईयर पिन्ना यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं। Eyes and internal ears are well organized structure, while other sensory organs are cellular aggregation around the nerve ending. तो जो दूसरे सेंसरी ऑर्गन है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जबकि इंटरनल ईयर और आइज़ की बात की जाए तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ईयर एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ बैलेंस एंड हियरिंग, यानी बैलेंसिंग का भी काम करता है और सुनने का भी काम करता है। आइज़ आर सिंपल, स्फेरिकल एंड प्रेजेंट स्कल ऑर्बिट। तो स्कल का जो ऑर्बिट होता है वहाँ पर आइज़ जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो मेल और फीमेल में अलग अलग पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये तीन मेन पार्ट यहाँ पर हैं। टेस्टिस जो है वो वन पेयर है, येलो कलर की होती है, शेप जो होता है वाइड अंडाकार होता है, अंडे के शेप का होता है, एंड अटैच्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इन अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये डबल फोल्ड स्ट्रक्चर है और पेरिटोनियम के थ्रू अपर पार्ट में जुड़ा हुआ होता है। तो जो टेस्टिस था वो किडनी, सॉरी मैंने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं था कहाँ पे, तो किडनी वाले पॉइंट पर अटैच्ड है। 10 to 12 वासा एफरेंशिया एराइज होती है फ्रॉम द टेस्टिस और एंटर करती है किडनी में, एंड देन ओपन इनटू बिडर कैनाल। एक स्पेसिफिक यहाँ पे यूनिक टर्म आपको मिल रहा है, बिडर कैनाल, तो ये वर्ड याद रखना है। बिडर कैनाल्स communicates with urinogenital duct of the kidney and finally open to outside through the cloaca। तो वासा एफरेंशिया कहाँ से राइज हो रही है, टेस्टिस से, जो कि ओपन हो रही है बिडर कैनाल में। बिडर कैनाल कम्युनिकेट कर रही है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ जो कि किडनी का ही पार्ट है, और देन बाहर की तरफ ओपन हो रहा है थ्रू द क्लोका। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक पेयर आपको ओवरीज मिल रही हैं जो कि नियर द किडनी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एक पेयर ओविडक्ट है जो कि ओवरी से ही राइज हो रही है। जैसे इसके पहले उन्होंने पढ़ा था कि वासा एफरेंशिया मेल में राइज कहाँ से हो रही थी, टेस्टिस से, इसी तरह से यहाँ ओविडक्ट राइज हो रही है कहाँ से, ओवरी से, और ओपन हो रही है सेपरेटली इनटू द क्लोका, राइट। अबाउट 2500 to 3000 ओवा और एग्स ले बाई अ मैच्योर फीमेल फ्रॉग। तो लगभग पर डे अगर हम लोग देखें तो जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग है वो 2500 से 3000 अंडे ले कर सकती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इन एक्वाटिक मीडियम, और डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है लार्वल स्टेज को। तो लार्वल स्टेज जो यहाँ पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल लार्वा, जिसमें टेल प्रेजेंट होता है, जो कि आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस डेवलप हो जाता है किसमें, एडल्ट में। तो मेटामॉर्फोसिस जो यहाँ पर होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस के बाद जो लार्वा टैडपोल लार्वा है वो डेवलप हो जाता है किसमें, एडल्ट में। अब आते हैं इसके बाद इकोनॉमिक रोल ऑफ फ्रॉग, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इकोनॉमिक रोल ऑफ फ्रॉग्स। तो जो फ्रॉग हैं वो सीधे सीधे तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी मदद करते हैं ह्यूमंस की, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। तो हमारी फसलों को, यानी फार्मर के एक तरह से मित्र हैं, फ्रेंड हैं। दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज एक्ट एज अ लिंक इन फूड चेन और फूड वेब। इन सम कंट्रीज़ मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज अ फूड। तो कुछ कंट्रीज़ में लोग
जो मस्कुलर लेग है फ्रॉक का उसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक शॉर्ट और थोड़ा सा जल्दी ओवरऑल फ्रॉक के बारे में उन्होंने स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कहीं पे कुछ जल्दीबाजी में कुछ मिस्टेक भी हुआ हो। अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसी तरह के और भी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कम समय में।